हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम आज अपने साथ एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के आए हैं जिसके विषय में मैं आपको बताऊंगा और उन लोगों को खास तौर पर ये प्रेरित करेंगे जिन लोगों ने उत्तराखंड की जो लोग उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं विभिन्न सरकारी एग्जामों की, या फिर आपकी तैयारी करने की सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं लेकिन मोटिवेशन नहीं आ पा रही है। उनके लिए मैं इस आपके स्टूडेंट को लेकर के आया हूं जिन्होंने हाल ही में कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा हुई है उसमें अपने अंतिम परिणाम में अपना नाम इनका नाम आ गया है और इन्हें अब उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में आपके जो एज ए कनिष्ठ सहायक है के तौर पर नियुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि अंतिम परिणाम आ चुका है इसका। तो ये जो आपका वीडियो है इसमें मैं उन लोगों के लिए खासकर जो प्राइवेट जॉब करते हुए उत्तराखंड के या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा बहुत इनसे चीजें आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरीके से इन्होंने प्राइवेट जॉब करते हुए अपना टाइम मैनेज करा और अपने हौसले को बनाए रखा। समय थोड़ा ज्यादा लग गया क्योंकि ये 2020 से प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और उसी दौरान से इन्होंने उत्तराखंड के विभिन्न एग्जामों की तैयारी भी शुरू कर दी थी। तो उस दौरान आपका कई सारी चीजें होती हैं जो आपको डिमोटिवेट करती हैं। कई बार ये होता है कि आपका प्राइवेट जॉब है, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको थकान भी हो जाती है, तो पढ़ने का मन नहीं करता। कई बार एक तरीके से प्राइवेट जॉब में जो भी सैलरी वगैरह मिल रही होती है उससे आप थोड़ा बहुत क्या हो जाते हैं, संतुष्ट होने लग जाते हैं। या कई बार ये होता है कि जॉब में आपका जो वर्क प्लेस होता है वहाँ पर लोगों के व्यवहारिक आपके कारणों से आप मानसिक रूप से थोड़ा बहुत आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं प्राइवेट जॉब में रहते हुए लोगों को करनी पड़ती हैं। तो उस दौरान परीक्षा की तैयारी करना भी एक चैलेंज है कि आपको 4-5 घंटे उसके बाद अपने लिए निकालना है। तो ये जो धीरज है 2020 से आपकी तैयारी कर रहा है और लगातार आपके प्राइवेट जॉब भी कर रहा है। तो इसने हॉस्पिटलों में जॉब करी है, वहां रात की ड्यूटी भी होती थी तो वह दिन में पढ़ाई का शेड्यूल बनाता था। दिन की ड्यूटी होती थी तो रात में पढ़ाई का शेड्यूल बनाता था। यदि दिन में अगर क्या जैसे 9 बजे से अगर 6 बजे तक की ड्यूटी है या 7 बजे तक की ड्यूटी है तो 7 बजे के बाद अपने 3-4 घंटे पढ़ाई के निकाल लिए। और सुबह 9 बजे से पहले जो क्लासेज हैं उसको भी इसने लगातार ज्वाइन करे रखा। तो धीरज ने जिस तरीके से अपने आप के जो चीजें हैं वो बैलेंस करके रखी और उसके बाद अंततः 5 साल बाद इन्हें सफलता मिल गई और अब ये अपनी सरकारी नौकरी ज्वाइन करेंगे, अपने बेहतर भविष्य को आपके भविष्य को बेहतर बनाएंगे, अपने परिवार की स्थिति को सुधारेंगे। क्योंकि जो भी आपके प्राइवेट जॉब करते हुए तैयारी करने वाला स्टूडेंट होता है कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं होता, क्योंकि जो आर्थिक रूप से सक्षम है, जिसके माता पिता परिवार उसे पढ़ाने में सक्षम है, तो वो जॉब क्यों कराएंगे, वो तो तैयारी कराएंगे सीधे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भाग्यशाली नहीं होते, उनके पढ़ाई करने के दौरान ही उनके कंधों पर घर की जो आपके आर्थिक बोझ है वो भी आ जाता है, तो उन्हें जॉब करनी पड़ती है 12वीं के बाद या कॉलेज पूरा करने के बाद। जैसे ही मतलब वो वयस्क होते हैं वैसे ही उनके कंधों पर जॉब का या आर्थिक भार आ जाता है। तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने को उस दिशा में ले ही जाना पड़ता है। लेकिन उनका सपना होता है कि वो एक अच्छे जीवन के लिए बेहतर जॉब प्राप्त करें, क्योंकि सरकारी जॉब हमारे यहाँ काफी सुरक्षित और आकर्षक मानी जाती है। तो इस वजह से हर किसी का सपना होता है कि भाई मैं सरकारी जॉब लग जाती तो ठीक था। तो कई लोग जो पढ़ने में ठीक होते हैं अपने को अंदर से हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि मैं भी कर सकता हूँ। तो उन लोगों में हमेशा ये रहता है कि भाई प्राइवेट जॉब भी करनी है लेकिन परीक्षा की तैयारी करते रहनी है, पेपर देते रहना है। तो उन लोगों के लिए ये जरूरी है कि वो किस तरीके से अपना समय को बैलेंस करेंगे। और मैं धीरज से चाहता हूं कि वो भी इस बारे में थोड़ा बताएं कि आपने किस तरीके से इन चुनौतियों का सामना किया। और पहले तो आप ये बताएं कि आपने अपने प्राइवेट जॉब के दौरान, क्योंकि आपको मैं देख रहा हूं कि लगातार आप प्राइवेट जॉब भी कर ही रहे हैं, तो उस दौरान आपने दिन में कितना समय या पूरे 24 घंटे में से अपना टाइम कैसे मैनेज करा और किस तरीके से आप उसमें नौकरी के बाद अपना समय पढ़ाई के लिए निकालते थे, पहले इस बारे में बताएं। थैंक यू सर, आपने मेरे बारे में इतना कहा। मेरी जो दिनचर्या स्टार्ट होती थी पढ़ाई की, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था, कभी 5 बजे उठ जाता था। मैं अपने शरीर को भी उतना ही समय देता था। मैं आधे घंटे व्यायाम ज़रूर करता था। उसके बाद फिर 6:30 बजे से 7 या 8 बजे तक मैं पढ़ाई करता था। फिर सर की कोचिंग ज्वाइन करने के लिए मैं 8:30 बजे से आता था और 10 बजे तक मेरी कोचिंग रहती थी। मेरी दिनचर्या पूरी सर की कोचिंग से
तैयार रहती थी। उसके साथ मैं पढ़ाई भी करता था, तो 5 बजे के बाद मेरी ड्यूटी ख़त्म होती थी, तो फिर मैं लाइब्रेरी चले जाता था और मैं डिसाइड करता था कि जो सर के टॉपिक हैं वो मैं कंप्लीट करूं। उसके बाद फिर मैं अपने भी टॉपिक डिसाइड करता था कि मैं आज ये पढ़ूंगा और इस हिसाब से मैं अपने टारगेट कंप्लीट करूंगा। तो मेरी जो सफलता की जो मेन जो कुंजी जो जाती है वो सर के लिए जाती है। उसके बाद जहाँ मैं ड्यूटी करता था उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे कभी कोचिंग आने से नहीं रोका। और बहुत से बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने समय को बर्बाद ना करने के बजाय उनको बाँट लें, कि आप सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ लें कि आज मेरे सब्जेक्ट जैसे आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, जीएस है, इन सबको आप हमेशा समय दें। शुरुआत में जब मैंने पढ़ाई करी तो उस दौरान मैंने बहुत से सब्जेक्ट थे, क्योंकि नई-नई तैयारी में थे तो हम सब्जेक्टों को उतनी तवज्जो नहीं देते थे। जैसे मैं हिस्ट्री को स्किप कर देता था या इको को स्किप कर देता था, तो हमेशा मेरी एग्ज़ाम में बाधा ही बनी। तो जब मैंने अपने सब्जेक्ट कंप्लीट किए तो उसके बाद मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो मैं मतलब मार्क्स अच्छे गेन करने लग गया था। तो अपने सब्जेक्ट कंप्लीट करें, नोट्स प्रिपेयर करके रखें और तैयारी करने के दौरान सर की जो टेलीग्राम की वेबसाइट है उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, उनको आप पर डे एक बनाइए या फिर हफ्ते में 3 तो कम से कम बनाइए। उससे आपकी हैबिट बन जाती है एग्ज़ाम देने की। उसके बाद आप सर की जो प्रैक्टिस सेट की जो पीडीएफ है उसकी आप यूट्यूब में सॉल्व भी देख सकते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं और आपको क्वेश्चन याद रखने में और आपको आगे एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस देने में मदद करते हैं। तो मेरी दिनचर्या भी इस तरीके से स्टार्ट होती थी और धीरे-धीरे पढ़ाई करने के दौरान हम सीखते ही जाते हैं कुछ ना कुछ और वो हम आत्मसात भी कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं अगर किसी को धन्यवाद कहूँगा तो मैं सर को ही कहूँगा, क्योंकि जब कोचिंग में नहीं आता था तो उससे पहले मेरे पास जीएस का ज़ीरो नॉलेज था। मैं अपने टेक्निकल फील्ड में अच्छा था लेकिन मैं अपनी जीएस नॉलेज में बहुत ज़ीरो था। तो यहाँ आने के बाद सर की जो पढ़ाई थी वो इतनी व्यावहारिक थी कि मैंने बहुत ईज़िली उसको अडैप्ट कर लिया और सीखते-सीखते इतनी रुचि बनी कि फिर मेरे पीछे मुड़ने का मेरा मन नहीं किया। तो मैं उसी तैयारी को लेके आगे बढ़ते रहा। तो मैं एक सर का चीज बहुत धन्यवाद कहूँगा एक उसके चीज लिए। और कहूँगा धीरज के लिए कि जैसे बहुत सारे जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं और साथ में तैयारी करते हैं, तो उनके कई बार जहाँ जॉब करते हैं उस पर वर्क प्लेस को लेकर के भी कई बार टेंशन होती है। तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि जो धीरज को मैंने देखा है, क्योंकि मैं धीरज जहाँ भी इसने जॉब करी हॉस्पिटलों में, 3-4 हॉस्पिटलों में या क्लिनिकों में जहाँ पर ये जॉब करी, तो मैंने देखा कि वहाँ वर्क प्लेस पर इसका व्यवहार बहुत शालीन है, हंसमुख व्यवहार है, बहुत शालीन व्यवहार है। अपने जो भी आपके कलीग होते हैं या अपने ऑफिसर होते हैं उनके साथ इसने बहुत शानदार आपका व्यवहार रखा, जिसके कारण धीरज को वो लोग हमेशा सपोर्ट करते रहे। उन लोगों ने इसको कभी भी पढ़ाई करने के दौरान जैसे किसी समय खाली भी बैठा है तो अपने ही वर्क प्लेस पर किताब पढ़ते हुए, अपने नोट्स को दोहराते हुए, या कभी इधर उधर थोड़ा बहुत टाइम मैनेज करना है तो टाइम मैनेज करने में भी उन्होंने मदद करी। वो इसलिए करी क्योंकि इसके अंदर ये बहुत सरल स्वभाव का लड़का है, बहुत ही शांत व्यक्तित्व, सरल स्वभाव और हंसमुख। अगर आप देखोगे तो हमेशा बिल्कुल शालीनता से बात करता है। कभी भी मैंने इसे कभी भी एग्रेसिव होते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि ऐसा होता है काम के बोझ के तले अगर हमें टाइम मैनेज करने की बात आती है तो कई बार हमारे अंदर एग्रेशन का भाव भी आ जाता है, हमारे को गुस्सा भी आने लग जाता है। तो वो इसके अंदर नहीं था और ये इसकी सबसे बड़ी जीत है कि इसने अपने व्यवहार से अपने वर्क प्लेस में भी अन्य लोगों के, जो इसके साथ काम करने वाले लोग थे, उन लोगों ने हमेशा इसके बातों को आगे रखा और इसको जब भी कोई मदद होती थी किसी भी तरह की टाइम वगैरह को लेकर के तो वो कर दी। तो इससे इसको क्या, एक तो वर्क प्लेस से कभी भी ये टेंशन लेकर के घर नहीं आया और दूसरा इसने जब भी चाहा तो थोड़ा बहुत इसको वहां पर रियायतें मिल जाती थी, जिससे पढ़ने के दौरान इसको बहुत अच्छा आपका समय मिल गया। तो जो भी आपके प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर आपको तैयारी भी करनी है साथ में, तो आप वर्क प्लेस जहां पर आप काम कर रहे हैं उस काम की टेंशन घर लेकर के ना आए, क्योंकि अगर वो टेंशन लेकर के आएंगे तो आपके लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और टेंशन कब नहीं आएगी, जब आप व्यवहारिक रहेंगे। आपको पता है कि आप यहाँ बहुत समय तक काम करने वाले नहीं हैं, एक न एक दिन आप सफल हो जाएंगे और वहां पर आप अपने जो साथी लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें और हंसमुख रहें, शालीनता से काम करें और कोई डांटे भी तो सर झुका करके आप उसे
कबूल कर लें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने जीवन में वो काम करना ही नहीं है, वो तो केवल आपने अभी अपना काम चलाना है कि भाई अपने जीवन को चलाने के लिए आपका लक्ष्य दूसरा है। अपने लक्ष्य पर फोकस करे रहें और उस लक्ष्य में आने वाली बाधाओं को आप लोग हटाते रहें। धीरज थोड़ा भाग्यशाली था कि जहाँ लोहाघाट में मैं पढ़ाता हूँ चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, तो लोहाघाट में इसका घर है, तो इसके लिए ये था कि थोड़ा कोचिंग के लिए आना, ये सब चीज़ें आसान थी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए प्राइवेट जॉब करते हुए कोचिंग या किसी भी तरीके की इस तरीके के हेल्पिंग टूल लेना पॉसिबल नहीं है। तो उन लोगों के लिए यह है कि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाकर के चीज़ों को कर सकते हैं, जैसे कि उसने बताया, है ना। और उसके अलावा अपने बुक्स जो आपके पास कलेक्शन है उनको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें। ऐसा नहीं कि कभी कुछ उठाया पढ़ लिया, कभी कुछ उठाया पढ़ लिया। आप छोटे छोटे टास्क बनाएं कि 15 दिन मैं ये पॉलिटिकल साइंस का ये वाला हिस्सा पूरा करूंगा, 15 दिन में इसके नोट्स बना लूंगा, फिर अगले 15 दिन में ये वाला हिस्सा पूरा करूंगा, इसके नोट्स बना लूंगा। इस तरीके से आपके पास 2-3 महीने में उस पूरे सब्जेक्ट की पढ़ाई भी होती है और नोट्स भी होते हैं हैंड राइटिंग में, जिससे दोहराना आपके लिए काफी आसान हो जाता है। दूसरा सब्जेक्ट भी ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं कि कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया, ऐसे पढ़ाई होती ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाई को एक निरंतरता चाहिए होती है और उसके साथ उस निरंतरता में एक रेगुलर रिवीजन चाहिए होता है कि आप पढ़ते भी जाओ और रिवीजन भी करते जाओ, ताकि पिछला जो आपने पढ़ रखा है वो आपका भूले ना। तो इससे ये होता है कि आपकी जो पढ़ाई है उसमें आपके गहराई आनी शुरू हो जाती है और जितनी बार आप रिवीजन करोगे पढ़ाई का आपका जो दृष्टिकोण है वो बदलना शुरू हो जाता है। और जो प्रैक्टिस सेट वगैरह हैं वो आप जरूर करें पढ़ाई करने के दौरान, क्योंकि जब तक हम अपने द्वारा की गई चीजों को एग्जामाइन नहीं करेंगे, उसको मतलब हम टेस्ट के रूप में नहीं देखेंगे, तो हमें पता नहीं चल पाता है कि हमारी तैयारी कितनी है। तो इसीलिए टेस्ट होना बहुत जरूरी है, अभ्यास होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये करते रहेंगे तो निसंदेह आपके लिए ये चीजें आसान रहेंगी। तो वो प्रत्येक व्यक्ति जो आपके प्राइवेट जॉब करते हुए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है वो इंस्पिरेशन ले सकता है। समय ज्यादा लगा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं 2020 से हम 26 में हैं, 26 के आरंभ में 5 साल पूरे लग गए हैं। लेकिन सीधी सी बात थी, मजबूरी थी कि भाई आपको जॉब भी करनी है और आपको पढ़ाई भी करनी है, तो आप जॉब भी नहीं छोड़ सकते थे कि भाई चलो 6 महीने साल भर जॉब छोड़ दूं और पूरी पढ़ाई में फोकस करूं, जल्दी हो जाए। तो ये थोड़ा कठिन था, लेकिन जो भी है अंततः इसको सफलता मिल गई है और इसने इस दौरान पूरे धैर्य के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ अपनी मेहनत को बरकरार रखा। यही सफलता का सूत्र है, धैर्य बनाए रखें, अपनी मेहनत जरूर करें और हर किसी चीज का समय देना बहुत जरूरी है। आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो उसके बाद 24 घंटे में से कुछ समय आपको डेफिनेटली वो निकालना पड़ेगा, जिसमें आप अपने आप को थका होने के बावजूद भी आप अपने आप को क्या करते हैं, संघर्ष में ले जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वही संघर्ष आपका एक न एक दिन सफलता में परिवर्तित हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।